बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अना यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत कुछ समझाने वाला भी है, बहुत कुछ बताने वाला भी है और आपको होशियार करने वाला भी है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं बट हम नज़रअंदाज कर देते हैं। उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनको अगर नज़रअंदाज करें तो हमारी ज़हनी हालत क्या हो जाती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है मुसलसल खौफ का शिकार, ख़ास तौर पर बच्चियाँ खौफ का शिकार होने लग जाती हैं, डर सी जाती हैं, घबरा सी जाती हैं और बहुत सी जगहों पर जिस तरह से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए वैसे परफॉर्म भी नहीं कर पाती हैं। उनकी ज़हनी सलाहियतें मांद पड़ने लग जाती हैं। टॉपिक हमारा है जी हरासमेंट। बहुत सारे लोगों को जगह जगह पर, सोसाइटी है ना, आप बाज़ार जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल वैन में जा रहे हैं, स्कूल बस में जा रहे हैं, दूर कहीं ना जाएं, अपने घरों में भी हरासमेंट का सामना होता है। कौन आपको किस तरह से हरास कर रहा है, नज़र ज़रूर रखें। हरासमेंट है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है और अगर आप जानेंगे तभी आप इस पर कुछ कर सकेंगे। अगर आप नहीं कुछ कर सकेंगे, अगर आप मुसलसल जानते हुए भी हरासमेंट का निशाना बनते चले जाएंगे तो आपका ये माइंड जो है कुंद होता जाएगा, आप आगे बढ़कर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मैंने अपने सामने बहुत सारी बच्चियों को अपनी ही वर्क प्लेस पे हरासमेंट का निशाना बनते देखा है। अब हरासमेंट वो नहीं है कोई किसी का हाथ पकड़ रहा है, कोई किसी को घूरता चला जा रहा है। अब हरासमेंट तो मतलब जिस चीज़ को हम समझते हैं जी किसी ने किसी को छेड़ दिया, लड़की ने लड़के को छेड़ दिया तो ये हरासमेंट है। नहीं जी, ये नज़रों से आप किसी को हरास कर रहे हैं। कोई आ रहा है, आप उसको देखे चले जा रहे हैं। वो बच्ची जो अपने घर से कुछ सीखने निकली है, इंटर्नशिप करने निकली है, नौकरी करने निकली है, 10 मर्दों का उसको सामना है जो कि सिर्फ नज़रों से ही उसको हरास कर रहे हैं। ये नज़रों की हरासमेंट ही आपको इस कदर मुश्किल में डाल देती है कि आप काम नहीं कर पाते हैं, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मर्दों की भीड़ में अपने आप को मनवाना बहुत मुश्किल है। ये हरासमेंट की मुख्तलिफ शक्लें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हरास हो रहे हैं तो आप अगर चुप बैठे हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। आवाज़ उठानी है अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। एक जगह पर जब एक खातून को हिरास किया जाएगा, एक बच्ची को हिरास किया जाएगा, वो आवाज़ उठाएगी, इर्द गिर्द वाले लोग चौंक जाएंगे। नहीं जी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अलार्मिंग साइन है, यहाँ पर ख़तरा है। एक बच्ची ने आज सर उठाया, कभी भी कोई भी कह सकता है। मकसद ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए। स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड हैं, हरासमेंट का निशाना बच्चियों को बनाते हैं। आपके गेट पे खड़े लोग हैं, आपके स्कूल वैन्स के लोग हैं। मैं कहती हूँ आप दूर कहीं ना जाएं, अपने घर में जॉइंट फैमिली में बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, बहन भाइयों के बच्चे एक दूसरे को हरास कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर आपकी बच्ची मुसलसल हरासमेंट का शिकार होती चली जा रही है तो उसकी ज़हनी सलाहियतें इस कदर दब जाएंगी। अब एक खातून जिसने आगे चलकर एक बड़ी जिम्मेदारियां निभानी हैं तो उसकी अगर ज़हनी सलाहियतें ही दब जाएंगी तो वो क्या कर सकेगी। दूसरी जानिब इंटरेस्टिंग पहलू आज की गुफ्तगू का ये भी होगा, क्या औरतें भी मर्दों को हरास करती हैं? क्योंकि हम सिर्फ एक साइड का शो नहीं ना करना चाहते। बहुत सारे मर्द ऐसे कहते हैं भाई फलां जगह जाता हूँ, खातून मुझे देखती रहती है, वो मुझे तंग करती है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं, इस हकीकत पे भी बात होगी। ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी ने हरास किया? बहुत दफ़ा पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में आप रहते हैं और आप हैरेस ना हो ना, ये जोक ही होगा कि मैं कभी हैरेस नहीं हुई। कोई भी लड़की ये बात कहे तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, बिकॉज यहाँ पे हैरेसमेंट इतना कॉमन है कि शायद हर किसी को लगता है, ख़ास तौर पे क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि घर से बाहर निकली हुई लड़की को हैरेस करना उनका हक है या ये राइट उनको दे दिया गया कि वो, और उसको ये सिखाने के लिए समटाइम्स इस तरह के जुमले भी होते हैं कि घर से निकली ही क्यों निकली थी, जब पता था कि बाहर तो ये होना है
تو مطلب یہ آپ دیکھیں کہ ایک ایکسیپٹنگ بیہیویئر جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. گھر سے باہر تو بازار کے لیے بھی لوگ نکلتے, پیچھے لوگ آوازیں کرتے ہیں, کسی بھی چیز کے لیے, آپ ہاسپٹل جانے کے لیے, دوائی لینے جانے کے لیے, آپ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے جانے کے لیے, جاب کے لیے نہ نکلیں, آپ کبھی اپنے جم جانے کے لیے, آپ کو گھر سے لے کے جہاں تک آپ پہنچتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے تک بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی ہیراسمنٹس کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے اس بات کے اوپر اپنی ایک کلائنٹ یاد آ رہی ہے, کلائنٹ یاد آ رہا ہے. اس نے مجھے کہا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ کبھی بھی کمفرٹیبل ہی نہیں فیل کرتی میرے ساتھ. تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے میں اس کو ہاتھ لگاؤں وہ کانپ جاتی ہے, میں اس سے بات کروں وہ کانپ جاتی ہے, میں اس کو کہوں اچھا ایزی ہو کے بیٹھ جا تو وہ کمفرٹیبل نہیں بیٹھتی. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ جب آپ پاکستان جیسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ عورتوں کو عورت ہونا منع ہے, یہاں پہ عورتوں کو عورت ہونا ایکسرسائز کرنا منع ہے, کیونکہ ہم پیدا ہوتی بچی کو یہ باتیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ باہر جانا ہے, تم نے اپنے آپ کو یوں سمیٹ کے رکھنا ہے, تم نے اپنے آپ کو, اور وہ شروع سے ہی پہلے دن سے ہی وہ سٹریس جو ہے جو اس نے اپنے آپ کو بچانے کا رکھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا لے, مجھے کوئی دیکھ نہ لے, مجھے کوئی ٹچ نہ کر جائے, میرا کوئی پیچھا نہ کر لے, مجھے کوئی گندی بات نہ کر دے. یہ چیزیں تو ہمیں بھی سکھائی گئی تھی نا, بالکل, تو یہ ہر گھر میں سکھائی جاتی ہیں. بالکل, یہ سکھانا تو ماں باپ کا فرض ہے اور سکھائی بھی جانی چاہیے, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ سکھانا پڑ کیوں رہی ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ سکھائیں کیوں, یہ تو ہم نے اپنے ٹول بنایا نا کہ اب سکھانا پڑے گا آپ کو, لیکن ہم سکھانے کی ضرورت ہی کیوں آئی ہے؟ ایک سوسائٹی جب آپ کے لیے اتنی انسیف ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کے لیے بھی بہت ایزیلی گھر سے باہر نہیں جا سکتے, اور ایون جہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ بھی آپ کے لیے اتنی سیف نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر آپ نے اپنے بچوں کو ہوشیاری سکھائی ہے, آپ نے ان کو بیہیویئر سکھائے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے, اور اس کا رزلٹ صرف آپ کے چائلڈہڈ کے اوپر, آپ کی ایڈلٹہڈ کے اوپر نہیں آ رہا, وہ اثر آپ کی اگلی جنریشن تک جا رہا ہے, جہاں پہ پھر مائیں بچوں کو, جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے ٹرین کیا کہ ایک بڑی ذمہ داری ہے, ایک خوفزدہ ماں, ایک ڈرپوک ماں, ایک سٹریس میں رہنے والی عورت جو ہے وہ کیسے ایک اچھی نیشن جو ہے براٹ اپ کر سکتی ہے, کس طرح سے اس کو کرے گی. سو یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو آپ کی پیدائش سے چلتا ہے اور آپ کے مرنے پہ بھی ختم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اگلی جنریشنز میں چلا جاتا ہے. سو ہیراسمنٹ جو ہے اس معاشرے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو ہیراس کرنا شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا حق ہے, اور وہ سبق سکھانے کے لیے سم ٹائمز سبق سکھانے کے لیے عورتوں کو ہیراس کرتے ہیں. ہیراسمنٹ کی کچھ شکلیں مجھے بتا دیں. ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے ہاتھ لگا دیا, کسی نے آپ کو ٹچ کر دیا, کسی نے کچھ پیچھے سے ہیراسمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ انا ہیراسمنٹ اینی تھنگ وچ از انوانٹیڈ اینڈ میکنگ یو انکمفرٹیبل, اینی تھنگ انوانٹیڈ وچ از میکنگ یو انکمفرٹیبل, یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے آپ نہیں چاہتے, آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے, اور آپ کو پریشان کر رہی ہے, کسی کا گھورنا, کسی کا بہت قریب سے ہو کے ٹچ کرتے ہوئے آپ کو گزرنا, کسی کا پیچھے سے کوئی ایسا جوک کرنا, کسی کا آپ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں آپ کا بالکل سکین کر دینا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ ایسے رہا ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی خواتین میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ کو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کوئی آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اسی طرح سے جیسے ہم یہ کہتے ہیں اسکول میں بلنگ کا ہونا, آپ کی باڈی شیمنگ کا ہونا, آپ کے لیے یہ بھی ہیراسمنٹ ہے. یس, ہیراسمنٹ ہے. اینڈ دین آپ کی شکل کے اوپر کامنٹس کیے جانا, آپ کے کالے اور گورے کے اوپر ہونے پہ آپ پہ کامنٹ کرنا, آپ کو ریلیجن کے بیسس کے اوپر کوئی بھی کرٹیسزم کسی بھی قسم کا کرنا. دین اگر آپ جو ایک خاص قسم کی ڈریسنگس کر رہے ہیں, آف کورس سوشل نارمس کے اندر رہتے ہوئے, جو آپ کا معاشرہ آپ کے لیے تعین کرتا ہے اس میں رہتے ہوئے جو آپ ڈریسنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگ اگر آپ کے کامنٹ کریں, آپ کے پروفیشن کی بیسس کے اوپر آپ کو کامنٹ کیا جائے, اگر آپ بہت زیادہ خاموش ہیں اپنے ورک پلیس پہ, لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر رہے, ایون دین اگر آپ کو کرٹیسزم کا جو ہے وہ سامنا کیا جائے, آپ کی پروموشنس کے اوپر آپ کو اگر کچھ خاص قسم کی جو ہیں چیزیں کروائی جائیں, ہوتی ہے ایگزیکٹلی پروموٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, کوئی چکر ہے. میں ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں, پاکستان کے ایک نان ہاسپٹل میں کام کرتی رہی ہوں, بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. یو وونٹ بلیو کہ وہاں پہ ہیراسمنٹ ہر روز ہو رہی ہوتی تھی, اور وہ ہیراسمنٹ کا لیول کیا تھا کہ وہاں پہ موجود جو ڈاکٹرس تھے, وہاں فیمیل ڈاکٹرس خاص طور پہ, اور کچھ فیمیل ڈاکٹرس کو بہت زیادہ فیورس دی جاتی تھیں وچ از آلسو ہیراسمنٹ, اور کچھ فیمیل ڈاکٹرس کو پینلائز کیا جاتا تھا کہ جی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, جو ہسپتالوں میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ. یہ اس کا تعلق کسی پڑھی لکھی جگہ, ایسا نہیں ہے کہ پڑھی لکھی جگہیں جو ہیں ہیراسمنٹ سے پاک ہیں, بلکہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ بڑی پڑھی لکھی قسم کی ہیراسمنٹ ہوتی ہے, جہاں پہ آپ رپورٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اپنی کریکٹر کا وہاں پہ زیادہ ایک خوف ہوتا ہے, آپ کا کام جو ہے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے کام کے اوپر آپ کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ سم ٹائمز
अगर वाकई ही गलती है तो वो अच्छी एक चीज है, उसके ऊपर आपको सिखाया जाना चाहिए, मगर समटाइम्स लोगों में बैठ के आपको जो है वो परेशान जो है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को गलत ट्रैक पे भी ले जाती है। एक लड़की जिसको ये पता है कि मुझे कोई घूरेगा, मैं उसकी तरफ माइल होंगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मतलब फिर आप अपने ट्रैक से हट जाते हैं, फिर आप गलत रास्ते पे चलते हैं, फिर ये सोसाइटी आपको गलत रास्ता चूज करने पे मजबूर कर देती है। ना मैं एक चीज आज बड़ा क्लैरिटी से ये बताऊंगी कि वट एवर वी आर, आप और मैं, ये बाकी सब लोग जो हैं, ये हमारा, इसमें हमारा इन्वायरमेंट जो है वो 80% कंट्रीब्यूट करता है। जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हमारी शख्सियत पे उसका एक बहुत गहरा इवन जीन्स जो हमारे हैं उससे भी ज़्यादा गहरा असर इन्वायरमेंट का होता है। तो आप अगर एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी सी अदाएँ दिखाने से, थोड़ा सा हंस के बात कर लेने से आदमी या आपका बॉस, औरत या मर्द दोनों ही, अगर वो माइल हो जाते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स ये एनवायरनमेंट है जो इसको एनेबल कर रहा है कि आप चीज़ें करें। एंड देन फिर बहुत सारे टाइम पे यस, लोग हैरेसमेंट को जो है वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं। हैरेसमेंट नहीं हुई होती, आपकी अपनी मर्जी से चीज़ें हो रही होती हैं, बट क्योंकि आपको पता है कि एक लॉ बना हुआ है या इसके ऊपर लोगों को आप कह सकते हैं कि चीज़ जब तक आपका काम है तब तक ठीक है सब, जब आपका काम खत्म हो गया तो फिर ये हैरेसमेंट हो गई। सो इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। बट अनफॉर्चुनेटली वट हैरेसमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, इस वक्त जो हम जिस पे बात करें उस पर ये समझना बहुत ज़रूरी है अना, कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना पूरी की पूरी, वो अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल इतना ज़्यादा टेंस्ड है कि जहाँ पे आपको इवन कदम उठाते हुए भी देखना है कि मेरे कदम उठाने के ऊपर तो नहीं कोई चलते हुए कोई बात तो नहीं हो जाएगी। जैसे अक्सर हम ट्रांस पीपल को जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं उनकी वॉक एंड टॉक के ऊपर, उनके स्टाइल के ऊपर। बहुत सारे मीडिया में लोग इस तरह के होते हैं जिनको एवं ही आप टैग कर देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उनकी शक्ल की वजह से, उनके चलने फिरने की वजह से। तो वो सारी चीज़ें हैरेसमेंट है, वो एनवायरनमेंट इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है। जो बातों से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, मतलब अब नॉर्मली समझा जाता है मीडिया में हैरेसमेंट होती है, नहीं, अस्पतालों में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हैरेसमेंट का सामना है। खुदा न खास्ता हमें बहुत सारे, औरतों को ज्यादा है, वो औरतों को बहुत ज्यादा है, वो इजी टारगेट लगता है ना लोगों को। अब जरा स्टार्ट से आ जाए, बच्चियों को हैरेस किया जाता है, छोटी छोटी 15 साल 14 साल। यहाँ से अगर आपकी ज़हनी सलाहियतें दब गई तो फिर आगे चल के वो बच्ची तो नहीं मूव कर सकेगी, बिल्कुल नहीं कर सकती। आप देखो कि आपने स्कूल जाने का जो सफ़र है आपका, आप उसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करते हुए जाएं, मगर आपके पास ये लिबर्टी ना हो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। आपने अपना ख्याल रखते हुए जाना है, अपने आप को बचाते हुए जाना है, ठीक है। और अगर कोई बंदा आपको रोज़ाना फॉलो कर रहा है, जिसके बारे में आप बता भी नहीं सकते कि जी ये बंदा मुझे फॉलो करता है या ये मुझे बंदा जो है ये मेरे ऊपर कमेंट्स करता है, क्योंकि अक्सर अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे विक्टिम गुनहगार बन जाता है। विक्टिम को कहा जाता है कि इसने ऐसा पहना ही होगा, इसने भी तो कुछ ऐसा किया ही होगा, इसने भी तो कोई, बेशक पहना हो, बेशक उसने कुछ भी किया हो, अगर वो आपकी ज़ात, अगर वो अपने साथ जो कुछ भी कर रहा है, इंसान अपने साथ कर रहा है, उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं है, तो आपको ये चीज़ें राइट नहीं दे देंगे आप अगले इंसान को हैरेस कर दें। मगर हमारे यहाँ पे ये किया जाता है। 15 साल की बच्ची जब स्कूल जाते हुए इस खौफ में स्कूल जाएगी, ओहो किसको, बहुत सारी बच्चियों का स्कूल जाना बंद हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है, स्कूल छोड़ देती हैं। बच्चियों में तालीम हमें बड़ी क्लासेस में जाके, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके नज़र आती है। आपको पता है बहुत बड़ा ड्रॉप आउट है बच्चियों का स्कूल के लेवल के ऊपर ही, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि या रिसोर्स नहीं है या हैरेसमेंट इतनी ज़्यादा है, गली मोहल्लों में लोग इतना ज़्यादा तंग करते हैं। मुझे इस पर अपनी एक रिसर्च याद आ रही है, केपी में हम लोगों ने एक रिसर्च की जो पूरे सूबे के अंदर रिसर्च की गई थी, और उसमें हमने ख़ास तौर पे ये एक सवाल पूछा कि ये लड़कियां जो हैं यहाँ पे वायलेंस किस किस किस्म का जो है वो होता है। तो उन्होंने उस रिसर्च में, वो आप सोच लो कि तकरीबन कोई 2,500-3 हज़ार लोगों के ऊपर वो रिसर्च हुई थी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि बच्चियां जो हैं वो स्कूल इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि गली में बैठे हुए लड़के जो हैं वो उनको तंग करते हैं, इस वजह से बच्चियों का स्कूल जाना जो है वो बंद हो जाता है। और इसी तरह के बहुत सारे लड़के हमें अपने कोनों पे खड़े हुए नज़र आते हैं जहाँ पे बड़ों का काम आता है कि उन बच्चों को, लड़कों को वो वहाँ से झटकें, समझाएं और भेजें। लेकिन क्योंकि अब हमारा ये कल्चर नहीं रहा, पहले ये कल्चर था, अभी हमारा कल्चर नहीं रहा, तो इस वजह से हैरेसमेंट जो है उसकी शक्लें भी तब्दील हो गई हुई हैं। जैसे पिक्चर ले लेना जाते हुए बंदे की, बच्चियों की पिक्चर्स लेके उनको, मेरे पास तुम्हारी तस्वीर है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं ये सबको कर दूंगा। अब
हेरेसमेंट की शक्लें भी बदल गई हैं और उसके साथ साथ जो है लोगों के तरीक़ा कार जो हैं वो भी बदल चुके हुए हैं, क्योंकि आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टारगेट जो है आपको हेरास करना वो है सोशल मीडिया आपका। मैंने इस तरफ आना था कि अब थोड़ा सा ज़माना मॉडर्न होने के साथ ये हेरासमेंट कन्वर्ट होकर सोशल मीडिया पे चले गई है, क्योंकि बच्चियों के पास भी अब मोबाइल हैं, छोटी बच्चियों के पास। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सोशल मीडिया आपको हैरास कर रहा है, किस तरह से? ये जो कमेंट सेक्शन में आपकी पिक्चर पे, आपकी वीडियो पे कुछ ये हैरासमेंट है? बिल्कुल ये हैरेसमेंट है। अगर किसी भी इंसान को आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं नेगेटिवली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपके रेस पे, रंग पे, नस्ल पे, मज़हब पे और आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके पहनने ओढ़ने के ऊपर, कहीं पे भी बैठे हुए कोई बंदा अगर आपको नेगेटिवली कमेंट कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो आपको हैरेस कर रहा है, क्योंकि उसका एक कहा गया लफ्ज़ जो है वो आपको दिनों तक आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, आपको परेशान रखता है। आपको लगता है कि आपका सेल्फ इमेज जो है वो, आपका सेल्फ इमेज जो है वो एक्चुअली डिस्टॉर्ट हो गया है, आप परेशान हो जाते हैं। मुझे खुद याद है, मैंने जब अपना सोशल मीडिया शुरू किया अना, ऑफ कोर्स मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ जो कि आम लोग उस तरह से उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरी एक ट्रेनिंग है, मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरे पास उस चीज़ के ऊपर बात करने का लाइसेंस है, मैं वो काम कर रही हूँ। लेकिन यू वोंट बिलीव कि हैरेसमेंट का ये लेवल था कि वीडियोज़ के ऊपर इतने गंदे कमेंट्स आते थे, इतने गंदे कि मुझे कई दफ़ा अपना यूट्यूब चैनल जो है वो डीएक्टिवेट करना पड़ा इस खौफ की वजह से कि लोग मेरे घर पे लोग आए, मेरे घर पे लोग मुझे मारने के लिए आए बहुत दफ़ा। ये हैरेसमेंट का लेवल है हमारे यहाँ पे कि आप एक एजुकेशनल बंदा, जो कि एजुकेटेड है वो बंदा, वो बैठा हुआ एक बात कर रहा है, आप उसको नहीं छोड़ेंगे। सो सोशल मीडिया की हैरेसमेंट जो है, क्योंकि उसका रीच बहुत ज़्यादा है, वो एक गली मोहल्ले में तो महदूद नहीं है, वो तो पूरे मुल्क में और दुनिया में जा रही है ना, तो लोग इसलिए इस वजह से ज़्यादा खौफसदा हो जाते हैं कि ये हैरेसमेंट जो है बेसिकली ये आपके पूरे के पूरे इमेज को जो है वो खराब कर देगी। हर जगह पे घर में हैरेसमेंट हुई जो कि गलत है, मगर वो घर तक है, उसने आपके वर्क प्लेस पे नहीं जाना, लेकिन उसके इफेक्ट जरूर जा रहे हैं। हाँ। उसके इफेक्ट जा रहे हैं मगर वो लेकिन सोशल मीडिया की जो हैरेसमेंट है या इसके ऊपर किया गया कोई भी ऐसा कमेंट, कोई भी इवन आपकी पर्सनल पिक्चर्स जो हैं वो लेके जो शेयर कर दी जाती हैं, लोग न्यूज़ बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एआई की वजह से लोगों ने हैरेसमेंट का ये एक तरीका पकड़ लिया हुआ है कि लोगों को, अच्छी खासी शरीफ औरतों को बिल्कुल न्यूट कर देते हैं, और जिसकी वजह से अब उनको, अब देखने वाले ने ये नहीं कहना कि ये एआई ने किया है, देखने वाले ने तो ये कहना है बीबी इस तरह की, क्योंकि वो बेचारी 2-4 दफ़ा किसी टीवी शो पे बैठी हुई होगी, कहीं बैठी हुई बात कर रही होगी, लोगों ने तो फ़ौरन उसके साथ उसको जो है जोड़ देना है। सो हैरेसमेंट की शक्लें बदल गई हैं, और आज की हैरेसमेंट मैं ये समझती हूँ कि ये पहले से भी ज़्यादा डेंजरस हैरेसमेंट है, क्योंकि ये आपको एक बड़े मैसिव लेवल के ऊपर सोशल मीडिया वाली हैरेसमेंट जो है ये ज़्यादा तबाही लेकर आ रही है, ये बहुत ज़्यादा तबाही। जिस हैरेसमेंट की हमने बात की, जो घर में होती थी, जो दफ्तर में होती है, वहां एक बंद जगह तक महदूद होकर रह जाती थी ना, आपको पूरी दुनिया पे नहीं वो नजर आ रही थी। एग्जैक्टली। अब तो आप मतलब ये चीज़ें छुप ही नहीं सकती ना। फिर एक दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर कोई बंदा आपको आके आपके बारे में बुरी बातें करना शुरू कर देता है, या आपका नाम लेके आपको जो है चीज़ें कर रहा होता है, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ हो चुकी है। एक तस्वीर पे किसी ने गंदा कमेंट कर दिया, अब वो नीचे लिस्टिक शुरू हो जाती है ना, ये एक साइकोलॉजी है, तासुर बन जाता है फिर वैसा ना, हर कोई आके जो मर्जी, पता है जी किसी ने ये कह दिया अब तो हमें हक हासिल है, हम जो मर्जी कह दें। बिल्कुल ऐसा है। और सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पे आप ये देखें कि लोग जो है, एक कमेंट नेगेटिव आएगा, ये साइकोलॉजी है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। तो वो जब एक कमेंट नेगेटिव आता है तो फिर सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसी पे ही कमेंट कर रहे होंगे। सो हैरेसमेंट जो इस वक्त आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रही है, दैट इज़ मोर डाइवर्सटेटिंग, दैट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। और उसके अलावा जो है वो लोगों के लिए एक ऐसी है जैसे बंदर के हाथ में माचिस आई हुई है, उसको क्या पता हो कि, और हमारी आवाम भी माशाल्लाह से एजुकेटेड होने के बावजूद इतनी ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, मगर वो जो एक तरबियत का लेवल है हमारा उतना ही डिक्लाइंड है, उतना ही नीचे गया हुआ है। सो लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपके रिलेशनशिप्स को लेके, मतलब ये बड़ा आसान टूल है किसी को भी कंट्रोल करने का, कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी पिक्चर पोस्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर आके ये एक कॉमेंट कर दूंगा। एंड दिस मेक्स यू सो अनकम्फर्टेबल कि आप डरते हुए लोगों की बहुत सारी बातें मानना शुरू हो जाते हैं, बहुत कुछ मानना शुरू करते हैं,
और ऐसी आपको याद होगा कि सोशल मीडिया की हैरेसमेंट की ये जो गेमिंग होती है ऑनलाइन, जिसमें लड़कियों को हैरेस किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं. लूडो एक गेम होती थी, अभी भी चल रही है. बहुत सारे मेजर केसेस आपने देखे होंगे हमारे सामने आए थे, जो बच्चियों का एक ज़ैनब बच्ची, शायद में कराची का जो एक केस था, वो लूडो से ही शुरू हुआ था और वहाँ से हैरेसमेंट यहाँ तक पहुँची कि उसके बाद शायद आज भी वो केस लड़ा उस बच्ची का. उसके अलावा क्लिनिक के ऊपर एक ऐसा केस आया जिसमें लूडो के ऊपर ही चीज़ें शुरू हुई, फिर उस बच्ची को हैरेसमेंट शुरू किया गया और उसको किडनैप कर लिया गया. और फिर दोबारा जो है किडनैप करके उसको उस बाय फोर्स उससे शादी की गई और 6 महीने के बाद वो बच्ची जो है वहाँ से भाग के वापस अपने पेरेंट्स को मिली. सो ये सारी वो शक्लें हैं जो कि हमें डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया की हैरेसमेंट की शक्ल में नज़र आती हैं. बेसिकली शुरू चिट चैट से होती हैं और फिर उसके बाद जो है आगे बहुत. जरा ये घरों के अंदर वाली हैरेसमेंट पे आ जाए. ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया है. अभी तक कुछ बच्चियाँ अपने घरों में कज़न, खालू, चचा, मामा हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं. बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं. हम इस हकीकत को माने या ना माने, क्योंकि आप और मैं जब बात करते हैं तो लोगों को लगता है हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ होता है. लोगों को शायद सिर्फ एक आपका घर नहीं है, सिर्फ हर फैमिली में ऐसे लोग होते हैं. 6 से 7 अरब दुनिया की बात हो रही है इस वक्त. बिल्कुल होते हैं जो ऐसे ही आपको प्यार करने के इस चक्कर में आपके सर पे हाथ रखेंगे और आपकी कमर तक वो हाथ चला जाता है. दिस इज़ हैरेसमेंट. और आप अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, आप आगे से यूं करके अपनी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं कि किसी तरह से इस अंकल से जान छूट जाए. मगर क्योंकि अब आप फैमिली में बैठे हुए हैं, सब लोगों को वो बंदा अक्सर सबसे ज़्यादा शरीफ भी आपको लग रहा होगा, सबसे ज़्यादा ऐसा बंदा जो बड़ा लविंग है, बड़ा सबके लिए अच्छी चीज़ें कर रहा होता है, तो वो आपको बंदा, उसका करैक्टर जो है करने वाले अंकल की निशानियां बाय द वे ताहिरा बता रही हैं. बिल्कुल उस अंकल की जो है ना, वो इतना स्वीट होगा, सबको लगेगा, बड़ों को लग रहा होगा ये तो इतना बच्चों से प्यार करता है, मगर उस एज के सारे बच्चों को पता होगा कि ये अंकल जो हैं ही इज़ नॉट गुड, ये अनकंफर्टेबल करते हैं आपको, और बच्चे उस अंकल से अवॉइड करेंगे और अम्मियाँ और जो बड़े हमारे होते हैं वो पुश करेंगे कि क्या हो गया, जाओ तुम्हारे अंकल. सो अब बेसिकली उस बंदे का इमेज ही इस तरह का क्रिएट हुआ होगा जिसको सवाल नहीं कर सकते लोग कि ये तो इतना शरीफ है, इतना अच्छा है. और ऐसे बहुत सारे केसेस है ना क्लिनिक के ऊपर आते हैं जहाँ पे बच्चियाँ कहती हैं कि हम उस बंदे का नाम कैसे लें, वो अपने ऑफिस में बिल्कुल शरीफ मशहूर है, वो अपने जो है घर में जो है ख़ानदान में उसकी बड़ी इज्जत है, सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और देखा ही नहीं जा सकता. इवन बहनोई आपको हैरेस करते हुए नज़र आएंगे अपनी सालियों को, और उसमें आपको शुरू में थोड़ी सी आपसे गपशप शुरू होती है. अब क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि जी मेरी तो बहन का शोहर एलिमेंट होता है ना, शोहर है तो भाई ही है हमारे यहाँ पे, तो हम अपने बहनोइयों को बहुत इज्जत देते हैं कि वो हमारे भाई हैं. हाँ. लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर मतलब इस तरह की हैरेसमेंट आती है कि बहनोई कोई ऐसी बात कर देगा जो आप डरते हुए कहीं पे भी शेयर ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि करेंगे तो बहन का घर भी ख़राब होना है और भाई इसके ऊपर एतबार कौन करेगा कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं. सो इस तरह के लोग जो होते हैं जो हैरेसमेंट आपको फैमिलीज़ के अंदर करते हुए नज़र आएंगे. एक तो वो बड़े बबली बड़े जॉली किस्म के अंकल, हाँ नहीं वो तो मजाक में ऐसे करते हैं, वो उनका मजाक होता है, सीरियस ना लो. दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग फॉर दैट पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा बुलिंग और हैरेसमेंट जो है वो कर रहा होगा एक्चुअली कहीं ना कहीं. और फिर इस तरह के लोग जो है ना वो बड़े टॉन्टिंग भी होते हैं. अक्सर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो और आपकी शख्सियत के ऊपर उनका टॉन्ट जो है बहुत ज़्यादा आता है, ताने तशने और क्रिटिसिज्म अजीब सा, देखो ना तुमने कपड़े कैसे पहने हुए, क्या पहना हुआ तुमने. सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत, आपके भाई और अब्बा शायद नहीं कर रहे होंगे मगर आपके चाचा मामा ताया और कजन्स जो हैं वो अक्सर आपको इस तरह की चीज़ें, फैमिली की हैरेसमेंट एग्जैक्टली नजर आ रही है. मुझे आपकी बातों से याद आ रहा है, मैं ख्याल में जा रही हूँ कि हम अपने बचपन में नानी के घर रहने चले गए, हाँ, खाला के घर रहने चले गए, फुप्पो के घर रहने चले गए. ये चीजें शायद तब इतनी आम नहीं थी. अब खाला के घर रहने जाना बच्चों का सवाल ही नहीं पैदा होता. फुप्पो के घर भेज दें, सवाल ही नहीं पैदा होता. बिल्कुल ऐसा. हम कम से कम अपनी बच्चियों के लिए ये चीज नहीं सोचेंगे, नहीं होता कि उनको यहाँ रहने भेज दो, वहां रहने भेज दो. हाँ. सवाल ही नहीं पैदा. मेरे ख्याल से ये लोगों में आज का प्रोग्राम जो है ना, ये अवेयरनेस है. कान खोल के सुन लें. जो जितना काइंड आपको अपनी फैमिली में नजर आ रहा होगा वो उतना खतरनाक होगा. उससे उतना जो आपके बच्चे को जितना प्यार कर रहे हैं ना, उससे उतना महफूज रहें. एग्जैक्टली उतना ही केयरफुल रहें कि व्हाट इज हैपनिंग. हर बंदा खाला के घर भेजे, फुप्पो के घर भेजे बच्चों को रहने.
भेजे कहीं भी, मगर मेक श्योर करें कि आपका बच्चा वहाँ पे सेफ है, अपने कजन्स के साथ, अपने चाचा मामा ताया के साथ वो सेफ है। ये और सिर्फ हैरेसमेंट ये नहीं है, माँ बाप भी हैरेस कर रहे होते हैं यार, जब आपको ये करते हैं कि जी आपको अपने कजन्स के साथ ही कंपैरिजन्स के अंदर लेके जाते हैं। बहुत सारे टाइम पे आपके ऊपर ये वाले प्रेशर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जब गोरी कज़नों की आपके साथ जो मुकाबलेबाजियाँ होती हैं, जब जो है वो अमीर कज़न्स जो हैं हमारे वो आके हमें बताते हैं कि हम तो गाड़ी में आए हैं और तुम लोगों के पास मोटर बाइक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैरेसमेंट में आती हैं। आपको जो एक्चुअली चीज़, फिर हमें दोबारा से जैसे हमने बात की कि जो चीज़ हमें जो हमने सिखा दी है कि जी आपने रोकना है चीज़ों को या आपने कॉन्शियस रहना है, वो कॉन्शियस रहना जो है ना वो बहुत बड़ी मुसीबत है। दैट डज नॉट लेट यू एंजॉय द रियल लाइफ। एक्चुअली हम अपने बचपन में कितना केयर फ्री होते थे, हमें इतना कोई टेंशन्स नहीं होती थी, मगर आज की बच्ची की टेंशन हमसे बहुत डिफरेंट है। मुझे याद है एक बच्ची आई, शी वाज लाइक, उसको मेरे पास आते हुए 3-4 साल हो गए, तो अब वो क्योंकि वो जब भी उसको लगता है कि जी कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, मतलब अपने स्कूल में थी, कॉलेज में गई और अब यूनिवर्सिटी में गई, शी इज़ कमिंग टू मी, तब से मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ। अच्छा आ कैसे रही घर से चीज़ें कि अब्बा से बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही है कि तुमने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। अच्छा, और जाना क्यों नहीं है? क्योंकि जी स्कूल में आपकी दूसरी फ्रेंड्स जो हैं वो भी आपको डिफरेंट किस्म का वो जो होता है, फ्रेंड्स जो आपकी होती हैं डिफरेंट किस्म का मवाद दिखा के, डिफरेंट किस्म की चीज़ें दिखा के आपको हैरेस करना शुरू करती हैं। और फिर आपको ये डर लगता है कि जी आप जब ये बात करेंगे कि इसके फ़ोन में तो इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप यू आर बीइंग क्वेश्चनड। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चा खुद तो विक्टिम नहीं होता, सॉरी उसने खुद नहीं किया होती चीज़ें, मगर उसके फ्रेंड्स ने वो चीज़ें की हुई होती हैं। ड्यू टू खौफ वो सारी चीज़ें उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट हो जाती हैं, उस बच्चे के ऊपर, कि इसने, हमने तो नहीं किया था, इसने किया था। बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती हैं बेसिकली कि आपके बच्चे के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्या वो वाकई, या वो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की है कि वो इस तरह की चीज़ें कर सकता है। क्योंकि माँ बाप अक्सर चीज़ों को खोदने की बजाय या उनकी जड़ तक जाने की बजाय जो सरफेस पे हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उसको ज़्यादा नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हैरेसमेंट जो है वो पर लॉन्ग हो जाती है, वो अटेंड नहीं होती, क्योंकि हर बात के ऊपर आप अपने बच्चे को गुनहगार समझते हैं। सो बच्चा कोशिश तो करता है कई दफ़ा बताने की, उस अंकल और आंटी के पास ना जाने का कह के, मुझे कई दफ़ा उस फ्रेंड की तरफ ना जाने। शॉर्ट की तरफ जाने, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर हो रही है सोसाइटी में, बच्चियां अगर इसका शिकार हो रही हैं, तो कितना ज़रूरी है फौरी तौर पर अपने करीबी किसी को बताना, पेरेंट्स को बताना, टीचर्स को बताना, जिसको आप समझते हैं कि आप बता सकते हैं, कुछ एतमाद में ले सकते हैं। अदरवाइज ये नफ्सियात हमारी कहाँ चली जाती हैं? नफ्सियाती जो एक ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी है ना, जो नफ्सियाती किस्म की हैरेसमेंट होती है उसमें यूजली लोग गैस लाइटिंग करते हैं। मतलब कहेंगे नहीं ऐसा नहीं था जैसे तुम्हें लग रहा, मेरा मतलब तो ऐसा था ही नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह की हैरेसमेंट जो है वो, यानी आपकी परसेप्शन को चैलेंज कर दिया जाएगा, तुम जो सोच रहे हो समझ ऐसा नहीं था, मेरा तो ऐसा मतलब ही नहीं था, मैंने तो कोई ऐसी बात ही। ये बहुत दफ़ा होना शुरू हो जाएगा। क्रिटिसिज्म आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। आपको सोशल आइसोलेशन में ले जाएंगे लोग कि आप किसी से मिल ही ना पाएं, चुप कर जाते हैं, चुप कर जाते हैं। लेकिन जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं तो दिस इज़ द एक्सट्रीम, और ये बहुत कॉमन है। प्लीज़ जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, आप लोग इस बात को सिर्फ ये समझ के इग्नोर ना कर दें कि ये मैं और अना बात कर रहे हैं। आप लोग ये समझिए कि हम वो लोग हैं जिनका माशरे के ऊपर थोड़ा सा हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है, हम लोगों से मिलते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, बहुत, और टचिंग बहुत कॉमन है टचिंग जो है। तो इसको काइंडली आप जितनी जल्दी रिपोर्ट हो सकता है, मगर रिपोर्ट तब होगा ना जब माँ बाप इतने एजुकेटेड होंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को पहले ये चीज़ें सिखानी कि बेटा इस तरह की कोई चीज़ में तुम्हारा कसूर नहीं है। क्या थप्पड़ मार दे मुंह पे? मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी। मार दें जब आपको लग रहा हो कि आपको आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं मारेंगे? क्या चलता कोई आपको को नहीं मार के पकड़ो बाजू और थप्पड़। एग्जैक्टली, बिल्कुल मारें। आप अपनी बच्चियों को ये भी सोसाइटी में अच्छा नहीं ना समझा जाता, ना समझा जाए। आपकी अपनी प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हर वो सोसाइटी में तो इस बात को कभी भी लोग पकड़ते नहीं है कि जी फलां बंदा ये हैरेस कर रहा है। जब पकड़ा जाता है तो उसको लानते मलामते करते हैं, मगर उससे पहले तो कोई यकीन नहीं करता आपके ऊपर। तो उस सोसाइटी को आप क्या कहेंगे जहाँ पे आपकी बच्चियां महफूज नहीं है? यार सब
सोसाइटी का काम अपनी बच्चियों को बच्चियों की महफूज ट्रेनिंग करना है। ऐसी करें। थोड़ा सा मुझे इस तरफ आना है और फिर टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। औरतें भी मर्दों को हरास करती हैं? बिल्कुल करती हैं जी। औरतें जो हैं जितना उनसे हैरेसमेंट होती है, और औरत के लिए शायद मर्द को हैरेस करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि औरत कोई भी बात करेगी तो उसकी बात को जो है यूजुअली अगर वो पोजीशन में है, और अक्सर ये नहीं होता कि छोटी बच्चियां आपको हैरेस करती हों या आपकी एज फेलोज ज़रा कम ही आपको हैरेस करती हैं। अक्सर वो औरतें जो कि थोड़ी पावरफुल होती हैं, अक्सर वो औरतें जो थोड़ी अथॉरिटी के ऊपर जाती हैं, ये बेशक वो फैमिली में ही हों, जॉब शॉब ना करती हों, लेकिन जिनकी अथॉरिटी होती है, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो औरतें ज़्यादातर आपको हैरेस करती हुई नज़र आ सकती हैं। नॉट एवरीबडी, डिस्क्लेमर के साथ, हर खातून नहीं, मगर अगर खातून हैं तो फिर वो उसकी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। कोई दबी हुई औरत है आपको कभी हैरेस नहीं कर सकती। अच्छा, स्ट्रॉन्ग निशानियां बता रही हैं। एग्जैक्टली, तो वो हैरेस करती हैं, और वो हर तरह से इवन आपको कई दफ़ा अपने आप को एक्सपोज करके आपकी तरफ कोई इस तरह का इशारा करके जिससे आप उसकी तरफ माइल होना शुरू हों, ये चीज़ें हो रही होती हैं। और समटाइम्स जो है वो आपकी, अगर वो जॉब के ऊपर हैं तो बहुत सारी औरतों को ये कहा जाता है कि दे आर द वर्स्ट बॉसेस, दे आर द वर्स्ट। तो ये दोनों सूरतों में आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो इस गुफ्तगू का मकसद ये था कि ज़रूरी इन चीज़ों पर नज़र रखें और आवाज़ उठाएं। अदरवाइज़ सोसाइटी बहुत बुरी तरफ जा रही है, मज़ीद जाती रहेगी। ये सोशल मीडिया पे जो हैरेसमेंट हो रही है, इस पर आवाज़ उठाएं, इसको रोकने के लिए कुछ करें और बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। यही कह सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सो हमने हैरेसमेंट की मुख्तलिफ शक्लें, हैरेसमेंट कहाँ कब कैसे होती है, ये तो आपको बता दिया, बट कानून आपको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देता है। सीएम साहिबा ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है। अगर ख़वातीन को कहीं हरास किया जा रहा है, राह चलती खातून आज जो मुझे जगह जगह पर नज़र आ रही है, वो इलेक्ट्रिक बाइक चलाती हुई, स्कूल जाती हुई, कॉलेज जाती हुई बच्ची, फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटियों में, घरों में, आप बाज़ार जा रहे हैं, आप हस्पताल जा रहे हैं, आप मार्केट से कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, कहीं पर भी आपको कोई भी हरास कर रहा है, कानून आपको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देता है, इस पर हम बात करेंगे। एडवोकेट अहमद शेर जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कानून किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देता है अगर ख़वातीन को, किसी बच्ची को कहीं पर भी हरास किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट करना क्या है हमें? देखिए, हमारे पास कानून बेहतरीन मौजूद है, खा वो ऑनलाइन हरासमेंट हो, खा वो वर्क प्लेस की हरासमेंट हो, खा वो गली महल्ले में चलते फिरते हरासमेंट हो, खा दो लोगों की घर के अंदर किसी एक ही छत में मौजूदगी में कोई हरासमेंट हो, तो इसके लिए कानून हमारे पास मौजूद है। अब हर चीज़ को हम ज़रा सेपरेट देख लेते हैं। सबसे पहले आजकल सबसे ज़्यादा एक इशू जो ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को फेस करना पड़ रहा है, हमारी बहनों को फेस करना पड़ रहा है, वो ऑनलाइन हरासमेंट का है, जिसको साइबर हरासमेंट कहा जाता है। उसके लिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारे पास एक कानून आया पीका का 2016 के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, जिसके अंदर खास कर साइबर क्राइम्स को डील किया गया। उसके अंदर साइबर स्टॉकिंग को रखा गया। किसी बच्ची को बार बार कोई परसू कर रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको ऐसे मैसेजेस कर रहा है, उसको परसू कर रहा है, और वो वाज़े तौर पर इनकार कर रही है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, उसको अवॉइड कर रही है। एक तरीक़ेकार होता है, कोई किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, आगे से वो रिजेक्ट कर देती है, और उसके बावजूद वो दोबारा से इस तरह की चीज़ को अटेम्प्ट करता है, हाँ। या आपको मैसेज करने की अटेम्प्ट करता है, जबकि आप उसको एक जेस्चर दे चुके हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आप साइबर स्टॉकिंग के तहत, जो कि पीका का सेक्शन 24 है, आप उसके तहत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और मैं आपको कैटेगोरिकली कुछ केसेस का बता सकता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, बेल नहीं हुई अक्यूज की। अच्छा। हालांकि सजा सिर्फ 3 साल तक की थी, जो माइनर को करता है उसके लिए उन्होंने सजा जो है वो 7 साल तक बढ़ाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी ने भी उसको बेल नहीं दी ऐसे अक्यूज को, क्योंकि वो ये समझती है कि ये हीनियस क्राइम है। उसके बाद किसी की तस्वीरें, हमारी बच्चियों के, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बच्चियां गलती से, बच्चियां इंटाइस हो जाती हैं, वैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेती हैं कि रिलेशनशिप में चली जाती हैं। उसके बाद उनके आपसी जो भी शेयर की हुई तस्वीर हैं, कोई भी ऐसा मवाद है, उसको यूज़ करते हुए उसको ब्लैकमेल किया जाना, उसके लिए कोई बंदा अभी तक हमने मुकम्मल ट्रायल हुए बगैर बाहर निकलता नहीं देखा। अगर वो वाकई इन्वॉल्व था, साबित हो गया। ये तस्वीरों पे जो कमेंट्स कर देते हैं, ये भी हरासमेंट है, इस पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर वो खातून, अगर वो हमारी बहन ये समझती है कि ये मेरी
ذات کے اوپر ایک اٹیک ہے اور میں اس کو اپنے اوپر, وہ سیکشول کامنٹ ہو سکتا ہے, کسی کے ڈریسنگ کے اوپر کامنٹ ہو سکتا ہے, کسی کے لہجے کے اوپر کامنٹ ہو سکتا ہے, اس کے چلنے کے انداز کے اوپر ہو سکتا ہے, وہ چاہے تو وہ پرسو کر سکتی ہے آپ کے سائبر لاس کو. اب اس کے بعد آ جائیں جو ہمارے نارملی ہوتا ہے ہمارے چھوٹے علاقوں میں, دیہاتوں میں, لڑائی جھگڑوں میں, یا ہماری خواتین کو تھریٹ کیا جاتا ہے, اس کو اس طرح سے پرسو کیا جاتا ہے, یا کسی کی موڈیسٹی کو اس کے کپڑوں کے حوالے سے فزیکلی اس کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ, تعزیرات پاکستان کا قانون موجود ہے. اور وہ پہلے سزائے موت ہوتی تھی, جس کو ریسنٹلی ایک ہمارے وفاقی وزیر قانون صاحب نے ایک تقریر بھی کی تھی کہ یہ قانون کہیں غلط استعمال ہو جاتا ہے تو اس کو عمر قید کی طرف انہوں نے کنورٹ کیا, لیکن عمر قید کی سزا موجود ہے. اب آ جائیں ورک پلیس. یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کے بارے میں مطلب ہمیشہ سے ہماری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, ویمن رائٹس کے اوپر کام کرنے والے لوگ, وہ ہمیشہ سے ان کو تشویش ہوتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی قانون موجود نہیں تھا. فائنلی 2010 کے اندر ہمارے پاس ایک پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, وہ ایک قانون بنایا گیا. جس کو ورک پلیس پہ کسی خاتون کو کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے, کوئی بار بار تنگ کر رہا ہے, کوئی بار بار فون کر رہا ہے آپ کے گھر جانے کے بعد, کوئی بار بار آپ کے پاس آ کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے, کسی بھی شکل میں آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, آپ اس پر آسانی سے جا کر قانون آپ کی ہیلپ کرے گا. اینڈ آئی ایم سوری, یہ جو لمبے لمبے کیس ہو جاتے ہیں یہ پھر سردرد بن جاتے ہیں, پھر آپ کی فیملی تنگ آ جاتی ہے, تو پھر اس کا حل کیا؟ اچھا دیکھیں, اس کے اندر نا بہترین طریقہ کار جب سے یہ قانون آیا, مجھے یاد ہے اس کی جو پہلی چیئر پرسن تھی وہ تو بہت ہی وائبرنٹ تھی, اس نے تو بہت لوگوں کو اڑایا, ڈی جی لیول کے بندوں کو ہم نے دیکھا جی سسپینڈ کر دیا, چھوٹی سی بات کے اوپر ڈی جی لیول کا بندہ سسپینڈ, ڈائریکٹر کوئی سسپینڈ. لیکن اب بھی جو قانون چل رہا ہے وہ اس کو 22 کے اندر مزید ایکسپینڈ کیا گیا, جس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کوئی ابہام تھے جس میں لوگ ہائی کورٹ سے ریلیف لے رہے تھے, ان کو انہوں نے ختم کیا, اس کو بہتر کیا. اب آپ نے جہاں تک کہا کہ کسی خاتون کو ورک پلیس کے اوپر گھورنا, ویسے تو یہ قانون بنایا گیا جس کے اندر کہا کہ اگر کوئی بندہ پوزیشن آف پاور کے اندر ہے, اتھارٹی کے اندر ہے, انفلوئنس کے اندر ہے, تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہراسمنٹ ہے. لیکن خاتون کے لیے وہ ہماری بہنیں جو ورک پلیس کے اوپر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے, ان کے لیے یہ بڑا واضح ہے کہ وہ کسی سبارڈینیٹ کی طرف سے بھی, کیونکہ میں نے ذاتی طور پر ایسے کیسز کو ڈیل کیا ہے, بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے جو پوسٹ ہوتی ہیں جس کو آپ سول سروس میں تگڑی پوسٹیں مانتے ہیں, ہم نے وہاں پہ بھی ان کو ڈرائیورز, نائب قاصد جو ہوتے ہیں, پی اینز ہوتے ہیں, ان سے ایسے جیسچرز دیکھے ہیں جس کو پھر ہم نے چیلنج کیا. بہت مطلب ٹائم لگا کے خواتین نے انتظار کیا, ان ہماری بہنوں نے, کہ شاید ختم ہو جائے گا معاملہ. سو خاتون کے لیے چاہے اس سے نیچے والا جونیئر یا سینئر اگر اس طرح کا کچھ بھی حرکت کرتا ہے, وہ ورک پلیس کے اوپر اس کو غلط طریقے سے دیکھتا ہے, وہ ورک پلیس کے اوپر اس کو غلط طریقے سے کوئی کامنٹ کرتا ہے, جو کامنٹ اس کی موڈیسٹی کے اگینسٹ ہو, اس کی ول کے اگینسٹ ہو, اس کے اوپر کوئی الزام تراشی کرتا ہے, اس کو کوئی کام کرنے کے لیے پش کرتا ہے, اس کو آفٹر آفس آورز جو ہے وہ تنگ کرتا ہے, بادر کرتا ہے ایون, تو یہ ساری چیزیں وہ یوز کر سکتی ہیں. جو ہمارا 2010 کا قانون ہے 22 کے اندر ایکسپینڈ ہوا ہے اور اس ٹریبونل کے اندر جاتا ہے, اس امبرڈس پرسن کے پاس جاتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کو دیر ہوتی ہے, لمبا ٹائم لگتا ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. اگر خواتین ایسی کوئی کمپلینٹ فائل کرتی ہیں تو جیسے ہی اس کی پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اندر وہ پہلے تو یہ سیٹل کر دیتے ہیں کہ یہ ہراسمنٹ کہیں کنٹینیوس نہ چلے, اس کو فوراً کنٹرول کرنے کے لیے وہ اس بندے کو اس پوزیشن سے ہٹاتے ہیں, اس بندے کو وہاں سے ہٹانے کا آرڈر کرتے ہیں. ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک کیس آیا جس میں ہماری پروونشل امبرڈس پرسن نے یہ فیصلہ کیا تھا, ایک میل آفسر تھا, اس نے ایک خاتون اپنی جونیئر افسر کو ہراس کیا. اب اس نے یہ پلی لی کہ یہ تو اس ادارے سے دوسرے ادارے میں جا چکی تھی, سو یہ کیسے ورک پلیس کی ہراسمنٹ ہوئی, میں تو اس کو, یہ تو یہاں پہ کام نہیں کر رہی, میں بھی کہیں اور ہوں اور یہ بھی کہیں اور ہے. تو کورٹ نے کہا کہ نہیں, اس کے باوجود مطلب آپ کسی اور جگہ سے ہو کے بھی, چونکہ آپ انفلوئنس میں ہیں, چونکہ آپ تگڑے ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اب جہاں ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں, یہی قانون مردوں کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے اور ایسے کیسز رپورٹ بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ بہت سارے مطلب معاملات کے اندر مردوں کے معاملے میں ہمیشہ وہاں دیکھا گیا جہاں خاتون اس سے سپیریئر پوسٹ پہ تھی, کیونکہ جونیئر میں ہماری خواتین کا وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی, کہ خواتین اس کیپیسٹی میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کسی باس کو ہراس کر سکیں, وہ اپنے باس کو اس طریقے سے کوئی جیسچر دے سکیں. لیکن
جہاں پہ خواتین پوزیشن آف پاور میں ہیں, انفلوئنس میں ہیں, انہوں نے لوگوں کو ہراس کیا ہے, ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور لائٹر نوٹ سے ایک بات پوچھ لوں کہ وکلا برادری میں بھی خواتین ہراس کرتی ہیں؟ اچھا, ہمارے وکلا کے اندر نا یہ بھی اب آن لائٹر نوٹ ہے, کہیں ہمارے خلاف ہی نہ ہو جائے وکلا برادری میں بھی. ویسے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں. اب آپ وہ بیچ میں رکھ کے نا بات نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نا یہ کچھ ہماری جو نئی بچیاں آتی ہیں, ہماری بہنیں آتی ہیں, ان کو بہت پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. وکلا کمیونٹی کے اندر بھی نا جگہوں کا فرق ہے. مطلب اگر آپ اچھے چیمبرز میں جائیں گے, اچھی لا فرمز میں جائیں گے, تو وہاں پہ ڈسپلن ہوگا, وہاں پہ ماحول ایسا ہوگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, خواتین کام کر سکتی ہیں ایزیلی. لیکن جو آپ کی کورٹ پریمسز ہیں وہاں پر رپورٹ بھی ہوتے ہیں, اور بچیوں کو آ کے کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں. پھر پبلک کی بھیڑ کے اندر بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. وہ مطلب ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس ہراسمنٹ کے ٹاپک سے کہیں بھی وہ اوپر نہیں ہے, وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہم نے کوئی خاتون کی طرف سے میل لائر کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس کو پراپر رپورٹ ہو کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوتے نہیں دیکھا. وہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی نے کیا نہیں رپورٹ, یا یہ سمجھ لیں کہ وہ اس نے مانی نہیں ہراسمنٹ, یہ کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن ہوتی ہے. اس میں ایسی کوئی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا, لڑکیاں بائک چلا رہی ہیں, لڑکیاں گاڑی چلا رہی ہیں, فٹ پاتھ پہ کوئی بچی کھڑی ہے, کہیں مارکیٹ میں کسی نے کسی کو پیچھے سے آواز دے دی, یہ ہراسمنٹ کی مختلف صورتیں ہیں. اس کو ہماری سوسائٹی اگنور کر دیتی ہے. کیا جانا کسی کیا شکایت کرنی, آپ کو نہیں لگتا اس سے یہ چیزیں زیادہ بڑھ رہی ہیں؟ اچھا, جیسے ہم نے قوانین ڈسکس کیے, ایک غیر قانونی ایکٹ بھی اب ہراسمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنا ہوا ہے, اور وہ ہے غیر قانونی ادارہ کہہ لیں, میں تو اس کو کہتا ہوں, وہ ہے CCD. اچھا, آج کل جو ایک ہاف فرائی اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزوں کی ایک انہوں نے ٹرمز نکالی ہیں, تو وہ لوگ جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا, جو گلی محلوں کے اندر جو بچیوں کو, ہماری بچیاں اگر ہماری خواتین امپاورمنٹ کی طرف جا رہی ہیں, بچیاں اسکوٹیز چلا رہی ہیں, اپنی ورک پلیس پہ خود جا رہی ہیں, اور وہ ایک چینج آتا ہے, تو وہاں پہ جب اس طرح کے اوباش لوگ آتے ہیں, اس طرح کے لوگ آ کے حرکتیں کرتے ہیں, تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے. یہ میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتا, میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا, وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. میں تو یہ اللہ اعلان کہتا ہوں, ایز اے لائر میں اس کو نہیں کر سکتا اسٹیمپ کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس جہاں آپشن کوئی نہ ہو وہاں پہ وہ آپشن موجود ہے. بالکل بالکل. ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. قانونی تحفظ کی ہم بات کریں, ہراسمنٹ پر قانون آپ کو کس طرح سے تحفظ دے رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے جتنا یہ جدید دور ہے, جتنی سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے, اتنی تیزی سے یہ کیسز حل بھی ہو رہے ہیں؟ اچھا, انفارچونیٹلی ہونے تو چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے, ہمارے پاس جو سوشل میڈیا کی ہراسمنٹ ہے نا, اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے, NCCIA. کیونکہ اگر تو یہ سائبر کو ہم نیچے پھیلا دیں, پولیس کے پاس دے دیں یا باقی اداروں کے اندر تقسیم کر دیں, تو پھر تو یہ جلدی ہو سکتا ہے, کیونکہ زیادہ لوگ ہوں گے, زیادہ مین پاور ہوگی, ادارے کے لوگ زیادہ ہوں گے. لیکن NCCIA ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ FIA کا ایک جو سائبر کرائم ونگ تھا وہ NCCIA بنا. اب NCCIA کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اور اس کے آفسز ہر شہر کے اندر نہیں ہیں. اس کے آفسز آپ کو ڈویژن لیول پہ ملتے ہیں, ریجنل لیول پہ ملتے ہیں, اور وہاں پر بھی بڑا لمیٹڈ ان کے پاس سٹاف ہے. اور ایک ریکمنڈیشن تو یہ بھی ہے کہ اس کو بڑھانا چاہیے, جس طرح سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. ایگزیکٹلی, اس کو بڑھانا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ریسنٹلی یہ معاملہ آیا کہ ہم نے وہ جب NCCIA بنایا, تو NCCIA کا تقریباً کوئی اب تک 100 کے قریب جو آفسر ہے وہ پکڑا جا چکا ہے مختلف اداروں کی رپورٹس کے اوپر, کہ انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے لوگوں کو اٹھا لیا, یہ لوگوں کے کال سینٹرز بند کیے, لوگوں کو ہراس کیا. ایک انفلوئنسر کا بھی کیس اس میں شامل تھا. سو ہمارے پاس اب پرابلم یہ ہے کہ لیجسلیچر کے لیے بھی یہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ سیاستدان کو بلا وجہ بیٹھ کے کوستے ہیں, لیکن سیاستدان نے لیجسلیشن کرنی ہے, جب وہ اسمبلیز میں ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ٹف جاب ہے. اس نے دیکھنا ہے, اس نے بڑے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. آپ کا کوئی ادارہ بن جاتا ہے, ادارے کو بعد میں اس کی سپرویژن جو ہے وہ اچھے ہاتھوں میں ہو, وہ اچھے ہاتھوں میں کنٹرول ہو. اب جیسے NCCIA کا ہوا, NCCIA کا اس وقت یہی پرابلم چل رہا ہے. NCCIA کے جو معاملات ہیں اس میں تاخیر ہوتی ہے, چونکہ ان کا پروسیجر جو ہے وہ انکوائری دین FIR جو انویسٹیگیشن کے اندر کنورٹ ہوتی ہے. لیکن جو ہمارے دوسرے پروسیسز ہیں, ایک ہمارا پنجاب کے اندر ہمارے پاس لیجسلیشن ڈیفامیشن کی ہے, لیکن وہ چونکہ آن لائن کے حوالے سے نہیں ہے. اگر کسی نے ذاتی طور پر کسی کے اوپر اٹیک کیا ہے تو وہ ٹریبیونل میں جا سکتا ہے, اور وہ میکسیمم 120 ڈیز کے اندر
डिसीजन करता है। ओके अहमद, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। मुझे ये बता दें, अगर किसी को कोई हरास कर रहा है, कोई एक वो ट्रैक बता देना, आपने सबसे पहले करना क्या है। फलां बच्ची को हरासमेंट का सामना है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे वो राह चलते है, उसने सबसे पहले करना क्या है? देखें, अब हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड फोरम तो है नहीं कि जिसमें हम ऑनलाइन वाले को भी डाल दें, जिसमें हम वर्क प्लेस वाले को भी डाल दें, फिजिकल हरासमेंट वाले को भी डाल दें। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने इर्द गिर्द ये देख सकते हैं कि ऐसे फोरम्स बने हुए हैं, हमारी ऐसी फाउंडेशंस बनी हुई हैं, हमारे ऐसे लॉयर्स की, इवन लॉ फर्म्स की कुछ फाउंडेशंस बनी हुई हैं। आप उनको अप्रोच करते हैं और वहाँ से ये है कि वो आपको एक लीगल सपोर्ट मिल जाती है। बहुत लोग बैठे हैं क्योंकि हरासमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर काम करने वाले लोग जो हैं वो बहुत खुशी से काम करते हैं कि हम इसको रोकें। वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरे भी घर में माँ बहन है, मैं भी इसको कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करूं। तो हमारे पास सेंट्रलाइज फोरम नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी किसी बहन को हरासमेंट का सामना है, वर्क प्लेस पे है, फ़ौरन वो हमारे प्रोविंशियल ombudsperson के पास चली जाए। फ़ौरन अगर वो फेडरल में है तो फेडरल के अंदर जो ombudsman बना हुआ है, पर्सन बना हुआ है, वहाँ पे चली जाए। अगर किसी को ऑनलाइन हरासमेंट है तो अगर आपके पास जाने का वक्त नहीं है तो NCCIA का ऑनलाइन पोर्टल खोलें, फ़ौरन वहाँ पे कंप्लेंट डालें और उसके बाद वो देर सवेर में वो खुल जाएगी कंप्लेंट। अगर आपको लगता है कि मेरे पास फिजिकल कंप्लेंट, मेरे पास फिजिकल हरासमेंट हो रही है, कोई बंदा मुझे राह जाते छेड़ रहा है, तो जगह जगह वो पिंक बटन्स लगे हुए हैं, जगह वो 15 के बटन्स हैं। उसके अलावा ख़वातीन के लिए विमेन की एक ऐप है जो उस ख़ास कर पंजाब हुकूमत ने ख़वातीन के लिए बनाई हुई है, पंजाब पुलिस की ऐप है, वहाँ से फ़ौरन क्लिक करें। और अगर ये चीज़ें भी आपके पास उस वक्त नहीं है तो 15 पे कॉल करके जो भी है वो हरासमेंट बाद में फैसला होगा कि कौन उसका टेकअप करेगा, NCCIA करेगा। आप एटलीस्ट उसको रिपोर्ट कर दें। बिल्कुल, आपका काम रिपोर्ट करना है, वो आपको कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा ज़रूर बिल्कुल, हमने सोसाइटी से इन चीज़ों का खात्मा करना है ना। थैंक यू सो मच अहमद, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।